राइफल उसके हाथ से गिर पड़ी। उसके साथ ही मैंने डाकू की नाफ पर लात मारी। वो हाय कहकर झुका तो मैंने उसकी गर्दन अपने बाजू के शिकंजे में लेकर एक झटका दिया। एक तरबेज याफ्ता कमांडो का एक ही झटका काफी होता है। झटका देने से पहले मैंने उसकी गर्दन का रुख दूसरी तरफ कर दिया था। डाकू की गर्दन का मनका टूट चुका था। अंधेरे में दूसरे डाकुओं को मालूम न हो सका कि उनके साथी के साथ क्या हुआ है। वो कुछ फासले पर भी थे और वहां अंधेरा भी था। मैंने राइफल उठा ली। इस काम में ज्यादा से ज्यादा 3 सेकंड लगे होंगे। डाकू की सिर्फ एक हाय निकली थी। मुझे कुछ हैरत भी हुई थी कि उसके मुंह से हाय की आवाज क्यों निकली, क्योंकि कमांडो ट्रेनिंग के मुताबिक मुझे उसकी नाफ के नीचे एक ऐसे मकाम पर लात मारनी थी कि जहां जरब लगते ही आदमी को इस कदर शदीद तकलीफ होती है कि उसके मुंह से हाय भी नहीं निकलती। लेकिन ट्रेनिंग के बाद ये मेरा पहला असली ऑपरेशन था, इसलिए थोड़ी सी गलती हो गई थी। दरख्तों में मुझे दोनों डाकू अंधेरे में भी साफ नजर आ रहे थे, क्योंकि अब मेरी आंखें एक कमांडो की उकाबी आंखें थीं। दोनों डाकू सिख औरत को बाजुओं से पकड़कर खींच रहे थे और वो जमीन पर बैठी शोर कर रही थी। मैंने राइफल की नाली का रुख एक डाकू की तरफ किया, उसके सर को टारगेट में लिया और फायर कर दिया। 303 की राइफल से फायर का धमाका हुआ और डाकू उछल कर पीछे को गिर पड़ा। मैं उसी पोजीशन में खड़ा रहा। मैंने पलट झपकते ही सेफ्टी कैच को आगे किया और दूसरे डाकू के सीने को शिस्त में लेकर ट्रिगर दबा दिया। दूसरे फायर का धमाका हुआ और तीसरा डाकू भी वहीं खत्म हो गया। मैंने राइफल वहीं फेंक दी और दौड़कर सिख औरत को जमीन पर से उठाया। वो हैरान परेशान होकर मुझे देख रही थी। तुमने फायर किए थे? मेरा पिस्तौल तुम्हें मिल गया था? मैंने उसे उठाते हुए कहा, जी हाँ मैडम। रिवॉल्वर मैंने डैशबोर्ड से निकाल लिया था। मौका पाते ही मैंने उन पर फायर कर दी। सिख औरत मेरी तारीफें करने लगी। जिस डाकू की लाश कार के पास पड़ी थी उसकी गर्दन का मनका मैंने तोड़ दिया था। सिख औरत का रिवॉल्वर उसके पास था। सिख औरत को गाड़ी में बिठाते हुए उसकी आंख बचाकर रिवॉल्वर डाकू की लाश के करीब से उठा लिया। मैं जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठा। गाड़ी का इंजन बंद था, हेडलाइट्स रोशन थी। मैंने लाइट्स बुझाकर इंजन स्टार्ट किया। लाइट्स रोशन की और गाड़ी को फर्स्ट गियर में डालकर तेजी से निकालकर आगे ले गया। सिख औरत के अभी तक होशो हवास दुरुस्त नहीं हुए थे। वो मेरे बराबर वाली सीट पर बैठी थी और पुलिस को बुरा भला कह रही थी। मैं सारी पुलिस को डिसमिस करा दूंगी। मैं वाहे गुरु की कसम खाती हूँ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम बहादुरी न दिखाते तो भगवान जाने मेरा क्या हशर होता। उसने मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया और कहा, कुंदन जी, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। मैंने कहा, मैडम ये तो मेरा फर्ज था। वो दाएं बाएं सर मार रही थी। नहीं नहीं, तुम बड़े जोधा हो। मेरा खामद तो बुढ़ा खूसट है। तुम्हारी जगह वो होता तो कुछ भी ना करता। मुझे तुम्हारे जैसा खामद चाहिए। लुधियाने आ लेने दो, मैं सारी पुलिस गार्ड को लाइन हाजिर करा दूंगी। और वो मशरकी पंजाब की पुलिस को गालियां देने लगी। फिर वो सिगरेट सुलगा कर पीने लगी। उसका रिवॉल्वर मैंने डैशबोर्ड के अंदर रखने की बजाय उसके ऊपर रख दिया था। उसने रिवॉल्वर उठाते हुए कहा, ये भी ऐन वक्त पर मैंने अपने पास रख लिया था। अगर साथ न लाती या भूल जाती तो भगवान जाने मेरा क्या हशर होता। उसने रिवॉल्वर को उलट पलट कर देखा और हैरान होकर बोली, कुंदन जी, इसका सेफ्टी कैच तो लॉक है, तुमने फायर कैसे किया? मैंने कहा, मैंने फायर करके इसको लॉक कर दिया था। अच्छा हुआ कि उसने रिवॉल्वर का मैगजीन चैम्बर खोलकर नहीं देखा। अगर देखती तो उसमें पूरी की पूरी 12 गोलियां मौजूद थी। एक भी गोली फायर नहीं हुई थी। मैं खामखा उसे नहीं बताना चाहता था कि मैंने डाकुओं की राइफल से उन्हें हलाक किया है और एक डाकू की गर्दन का मनका तोड़ दिया है। सिख औरत हरपाल कौर ने रिवॉल्वर डैशबोर्ड में रख दिया। फिर मेरे बाजू पर हाथ रख कर पूछा, तुम्हारे लिए सिगरेट सुलगाऊं? मैंने कहा, जी नहीं शुक्रिया, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तो फिर मेरे सिगरेट का एक कश लगा लो। और उसने अपनी उंगलियां मेरे मुंह के करीब कर दी। मैंने एक हल्का सा कश लिया और कहा, मैडम प्लीज, मैं सिगरेट नहीं पीना चाहता। कोई बात नहीं कुंदन जी, सहारनपुर के बाद मैं खुद ड्राइव करूंगी। उसके बाद वो फिर डाकुओं को और पुलिस को गालियां देने लगी। गाड़ी सहारनपुर शहर में दाखिल हो गई थी। अभी शहर की पहली सड़क में आए थे, बल्कि शहर में दाखिल ही हुए थे कि सड़क के किनारे की रोशनियों में मुझे सड़क के दोनों जानिब पुलिस की 4-5 गाड़ियां नजर आईं। पुलिस की पूरी गार्ड सड़क के दोनों जानिब अटेंशन खड़ी थी। मैं यही समझा कि मेरी मुखबरी हुई है और सहारनपुर की पुलिस मुझे गिरफ्तार करने के लिए पूरी नफरी के साथ आन पहुंची है। एक सिख थानेदार की वर्दी में सड़क के दरमियान खड़ा हाथ का इशारा कर रहा था। इस दौरान हमारी गाड़ी सिख थानेदार के करीब रुक गई। सिख औरत ने बड़ी शान से कहा, ये सब मेरी आवभगत के वास्ते आए हैं। मेरे बुढ़े खामद को पता चल गया होगा कि मैं घर से अकेली लुधियाने जा रही हूँ। मैंने नौकर को बता दिया था, बुढ़ा खूसट मेरे साथ कभी कहीं नहीं जाता। मैं अकेली जाती हूँ तो पुलिस को खबरदार कर देता है। सिख थानेदार ने हरपाल कौर की सीट वाली खिड़की के पास आकर बड़े अदब से सैल्यूट किया और पूछा, श्रीमती जी, आप हमारे आईजी साहब की पत्नी हैं, हम आपका स्वागत। हरपाल कौर ने थानेदार को डांट कर कहा, रास्ते में हम पर डाकू पड़ा है,
डाकू मुझे अगवा करके ले जाना चाहते थे। ये मेरा कज़न मेरे साथ ना होता और पिस्तौल के फायर करके उन्हें ठिकाने न लगाता तो भगवान जाने मेरा क्या हश्र होता। मैंने महसूस किया कि वो ये जुमला बार बार दोहराती थी कि अगर डाकू मुझे पकड़ कर ले जाते तो भगवान जाने मेरा क्या हश्र होता। मुझे महसूस हुआ कि इस जुमले से वो एक खास किस्म की लज्जत हासिल कर रही थी। सिख थानेदार ने उसी वक्त हवालदार और सब इंस्पेक्टर को बुलाकर हुक्म दिया कि रास्ते में डाकुओं ने वारदात की है, फौरन सारे इलाके को घेरे में ले लो। फिर उसने हरपाल कौर से पूछा, ये वारदात कहाँ हुई है मैडम? यहाँ से 15-20 मील दूर। थानेदार ने उसी वक्त पुलिस की गार्ड पीछे रवाना कर दी और हरपाल कौर से माफिया मांगने लगा कि ये हमारी गलती है, हमें माफ कर दें। डाकुओं का एक गिरोह हमारे हाथ से निकल गया है, वही ये वारदातें कर रहा है। हम अभी उन्हें पकड़कर आपके सामने पेश करेंगे। हरपाल कौर ने कहा, अब वहां तुम्हें उनकी लाशें ही मिलेंगी। थानेदार ने अदब से कहा, मैडम हमें आईजी साहब का फोन आ गया था, लुधियाने आपकी माता जी के घर तक हमारी पुलिस का स्क्वाड आपके साथ जाएगा। हरपाल कौर ने करख्त लहजे में थानेदार को डांटते हुए कहा, अब तुम्हारी स्क्वाड का क्या फायदा? जो होना था वो तो हो गया। जब डाकुओं ने हमें पकड़ा था उस वक्त तुम्हारी पुलिस कहाँ थी? मैं तुम्हारी सारी पुलिस के कान पकड़वा दूंगी। लुधियाने जाते ही भिल्लों साहब को फोन करती हूँ। थानेदार साहब घबरा गया, खुशामदें करने लगा। हरपाल ने मुझे कहा, कुंदन जी गाड़ी स्टार्ट करो। मैंने इंजन स्टार्ट कर दिया। सहारनपुर से निकलने के बाद हमारी गाड़ी इस तरह जीटी रोड पर जा रही थी कि आगे भी पुलिस की गाड़ी थी और पीछे भी। हरपाल कौर मेरे साथ वाली सीट पर बैठी मजे से सिगरेट पी रही थी। कहने लगी, तुम थक गए तो मेरी सीट पर आ जाओ, मैं गाड़ी चलाती हूँ। तुम बेशक पिछली सीट पर लेट कर थोड़ी देर आराम कर लो। नींद का सवाल ही पैदा नहीं होता था। एक मैं वैसे ही पुलिस की हिरासत में था। अगरचे ये हिरासत मुझे गिरफ्तार करने के लिए नहीं थी बल्कि एक तरह से मेरी हिफाजत के लिए थी। दूसरे, नींद अब मेरी गुलाम बन चुकी थी। वो मेरे हुक्म की मुंतजिर रहती थी। मैं जब उसे हुक्म देता था वो आती थी। ये मेरी कमांडो ट्रेनिंग का कमाल था। मैंने कहा, नहीं मैडम, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही, मैं बड़े मजे से गाड़ी चला रहा हूँ। हरपाल कौर ने मेरे हाथ को दबाते हुए कहा, कुंदन जी तुम मुझे मैडम ना कहो, मुझे हरपाल कहो, मुझे अच्छा लगेगा। वो अपने बुढ़े खावंद की बुराइयां करने लगी। मरण जोगा शराब पी पी कर बर्बाद हो गया है। एक तो वैसे ही उम्र में मुझसे 30 साल बड़ा है। जानते हो कुंदन जी, मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। बस मेरा गाना सुनने आया करता था, वही मुझ पर लट्टू हो गया। अब उसमें जरा भी दम नहीं रहा। हर वक्त शराब के नशे में होता है। सरकार में उसकी बहुत चलती है। वजीरों मंत्रियों को उसने दोस्त बना रखा है। उनके हर जायज नाजायज काम कर देता है, इसलिए अभी तक रिटायर नहीं हुआ। जब सिख औरत ने यह कहा कि उसका खामद उसका गाना सुनने आया करता था तो सारी बात मेरी समझ में आ गई और इस औरत का सारा किरदार मेरे सामने वाज़े हो गया। अब ये औरत मेरे लिए कोई मौम्मा नहीं थी। वो जो कुछ कर रही थी उसे ऐसा ही करना चाहिए था। अब सिर्फ मुझे उससे अपने आप को बचाना था, क्योंकि मैं उस रास्ते का मुसाफिर नहीं था जिस रास्ते पर वो मुझे ले जाना चाहती थी। मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि लुधियाने तक औरत के साथ कैसे चलूं कि अंबाला पहुंचकर गाड़ी से उतर जाऊं और वहीं से कोई ट्रेन ले लूं। अगरचे मैं एक तरह से पुलिस के हाथों महफूज था, फिर भी खतरा था कि पंजाब की पुलिस के पास मेरा हुलिया ना पहुंच गया हो और मैं गिरफ्तार न हो जाऊं, क्योंकि इस तरह पुलिस की मैयत में ज्यादा देर रहना मुनासिब नहीं था। किसी भी वक्त मेरा भांडा फूट सकता था। जब हमारी गाड़ी अंबाले पहुंची तो हम वहां रुक गए। पुलिस ने हमारी जबरदस्त खातिर मदारात शुरू कर दी। हमें बेहतरीन बर्तनों में चाय पिलवाई गई, साथ आला किस्म के बिस्किट भी थे। मैंने मौका देखकर हरपाल कौर से कहा, हरपाल जी मेरा जी चाहता है कि मैं अंबाले ही उतर जाऊं। वो क्यों? हरपाल कौर ने परेशान सा होकर पूछा। मैंने कहा, मुझे याद आ गया कि अंबाले में मुझे अपने एक दोस्त को एक जरूरी पैगाम पहुंचाना है। आपके साथ अब पुलिस की पूरी गार्ड है, डर की कोई बात नहीं है। हम गाड़ी में ही बैठे थे। गाड़ी में अंधेरा सा था। हरपाल कौर ने मेरा हाथ थाम लिया और बोली, कुंदन जी तुम्हें मेरी जान की कसम है, लुधियाने तक मेरे साथ चलो, फिर बेशक वहां से अपने घर चले जाना। मैं बहुत कोशिश के बावजूद इनकार न कर सका। उस वक्त रात का पिछला पहर भी ढलने लगा था। थोड़ी देर अंबाले में रुकने के बाद हम लुधियाने की तरफ चल पड़े। लुधियाना शहर की आबादी में हमारी गाड़ी पुलिस की गाड़ियों की हिफाजत में दाखिल हुई तो वहां से लुधियाना पुलिस की एक वैगन भी पुलिस की हिफाजती स्क्वाड में आन शामिल हुई। उस वक्त हरपाल कौर ने खुद स्टीयरिंग संभाल लिया था और वो खुद ड्राइव कर रही थी। सूरत हाल ऐसी बन गई थी कि मैं उससे कह न सका कि यहाँ गाड़ी रोको, मैं उतरना चाहता हूँ। आगे पीछे पुलिस की गाड़ियाँ थीं। मुझे ये खतरा था कि अगर मैं किसी जगह उतर गया तो पुलिस का कोई आदमी मेरे पीछे न लग जाए। आखिर मैंने ये फैसला किया कि इस औरत के घर तक ही जाना बेहतर है। वहां से मैं मौका महल देख कर निकल जाऊंगा और जालिंदर जाने वाली कोई बस, लारी या ट्रेन पकड़ लूंगा। हमारी गाड़ी शहर के फैशनेबल इलाके में आ गई थी।
जहाँ कुशादा बागीचों वाली पुरानी टाइप की कोठियां थीं, जिनके बरामदों में बल्ब जल रहे थे। उस वक्त तक अभी सूरज नहीं निकला था, मगर सुबह का नूर चारों तरफ झलकने लगा था। हरपाल गौर गाड़ी एक कोठी के अंदर ले गई और पोर्च में जाकर खड़ी कर दी। फिर मेरी तरफ देखा और कहा, कुंदन जी, तुम एक बहादुर नौजवान ही नहीं, तुमने मेरी जान भी बचाई है। मैं तुम्हें अपनी माता जी से जरूर मिलवाऊंगी। पुलिस की गाड़ी वहां से चली गई थी। हरपाल कौर ने मुझे एक सजे हुए बड़े हॉल कमरे में बिठाया और किसी को आवाज दी। एक नौकरानी दौड़ती हुई आंखें मलती आई और हरपाल कौर को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, माता जी जाग रही हैं। सरदार जी का 3 दफा फोन आ चुका है मेरठ शहर से। हरपाल कौर ने नौकरानी को कोई जवाब न दिया। मेरी तरफ देखा और मुस्कुराहट के साथ कहा, आओ कुंदन जी, मैं तुम्हें माता जी से मिलाती हूँ। मैं खामोशी से उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वो मुझे दूसरे कमरे में ले गई। वो एक बेडरूम था। दीवारों पर शीशे में जड़ी हुई सिखों की गुरु साहिबान की रंगीन तस्वीरें लगी थीं। सोफा सेट के साथ डबल बेड पर बूढ़ी औरत शेर की खाल जैसा कंबल घुटनों तक लिए तकियों के सहारे नीम दराज थीं। उसके बाल सफ़ेद थे और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। ये हरपाल कौर की माता जी थीं। सिर्फ एक बात उस बूढ़ी खातून में मुझे नुमाया और अलग नजर आई, और वो ये थी कि उसके बूढ़े होंठों पर पान की लाली जमी हुई थी। करीब ही सुनहरी पानदान और बेड के पाए के पास उगालदान पड़ा था। हरपाल कौर को देखते ही वो औरत गुस्से में आ गई। हरपालो, तू हद से बढ़ती जा रही है। ढिल्लों का मेरठ से कई बार फोन आ चुका है। तू पागल तो नहीं हो गई? आखिर तुझे रात के वक्त अकेले सफर करने की क्या जरूरत थी? हरपाल कौर अपनी माँ के पास बैठ गई और बड़े प्यार से उसका बूढ़ा हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, माता जी, मैं इस बुढ़े की गोद में कब तक बैठी रहूं? न मरता है न मेरी जान छोड़ता है। माँ ने मेरी तरफ देखा और पूछा, ये कौन है? हरपाल कौर ने कहा, माता जी, कुंदन है। लुधियाने के कॉलेज में पढ़ता है। रास्ते में मेरा दोस्त बन गया है। इसको लिफ्ट देकर यहाँ लाई हूँ। बड़ा बहादुर नौजवान है। हरपाल कौर ने अपनी माँ को रास्ते में डाका पड़ने वाले वाकयात के बारे में कुछ न बताया। उस बूढ़ी औरत ने बेजारी से कहा, अच्छा जाओ, अब मेरी जान न खाओ। हरपाल कौर मुझे अपने कमरे में ले आई। उसका कमरा बड़ी नफासत से सजा हुआ था। दीवारों पर इंडियन फिल्म एक्ट्रेसों के बड़े साइज के नीम उरियां तस्वीरें लगी थीं। धीमी सी रोशनी हो रही थी। एक डबल बेड था जिस पर रेशमी बिस्तर लगा था। खिड़की पर मखमल का भारी पर्दा था। ऊपर एयर कंडीशनर लगा था। पलंग के पास ही सोफा सेट था। एक शीशे की अलमारी में शीशे के ग्लास और चीनी के नवादरात रखे हुए थे। पलंग के दोनों जानिब टेबल लैंप, और उनमें से सिर्फ एक टेबल लैंप जल रहा था। हरपाल कौर मेरे सामने दीवार की तरफ मुंह करके साड़ी उतारने लगी। मैंने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। मुझे उसकी हंसी की आवाज आई, कुंदन जी, बड़ा शर्माते हो। अच्छा फिर ऐसा करो, सामने वाले गुस्ल खाने में जाकर नहा धो लो, फिर इकट्ठे चाय पियेंगे और मैं तुम्हें तुम्हारे मकान पर छोड़ाऊंगी। मैं भी यही चाहता था। सामने दीवार में एक दरवाजा बना हुआ था जो बंद था। मैं उसे खोलकर अंदर चला गया। सफेद टाइलों वाला बड़ा खूबसूरत साफ सुथरा गुस्ल खाना था। जरूरत की हर शय वहां मौजूद थी। नहाने के लिए टब भी बना हुआ था। मैंने अच्छी तरह से दांत साफ किए। मेरी थोड़ी थोड़ी शेव बढ़ाई थी। वहां मुझे एक नया सेफ्टी रेजर और ब्लेड पड़े हुआ मिला। खुदा जाने हरपाल कौर ने ये सेफ्टी रेजर और ब्लेड किस लिए रखे थे, क्योंकि उसका खावत सिख था और सिख शेव वगैरह नहीं बनाते। मैंने जल्दी जल्दी शेव बनाई। फिर टब में फवारे के नीचे बैठकर नीम गर्म पानी से गुस्ल किया। मेरा जिस्म हल्का फुल्का हो गया। उसके बाद कपड़े पहनकर बालों में कंघी की और बाहर निकल आया। हरपाल कौर बेडरूम में नहीं थी। मैंने सोचा कि ऐसा मौका है जहां से फरार हो जाना चाहिए। मैंने दरवाजे को अपनी तरफ खींचा। दरवाजा बाहर से बंद था। मैंने पर्दा हटाकर खिड़की खोलनी चाहिए। खिड़की भी बंद थी। पर्दा फिर से गिराकर मैं सोफे पर बैठ गया। टेबल पर हरपाल कौर के सिगरेटों का पैकेट, पर्स और लाइटर पड़ा था। इतने में हरपाल कौर दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। उसने दरवाजा बंद कर दिया। वो बारीक रेशमी जॉर्जेट की साड़ी में मलबूस थी। उसके बाल खुले थे जिनमें वो एक हाथ से कंघी कर रही थी। उसके आते ही कमरे में बड़ी आला क्वालिटी के परफ्यूम की खुशबू फैल गई। वो देखकर मुस्कुरा कर बोली, तुम बड़े अच्छे लगते हो मुझे कुंदन जी। वो सोफे पर मेरे पास आकर बैठ गई और कंघी मेज पर फेंक कर बालों को पीछे की तरफ बनाते हुए कहने लगी, मैं तुम्हें अभी अपने घर नहीं जाने दूंगी। इसको भी अपना ही घर समझो। मैंने जरा परे हटते हुए कहा, नहीं हरपाल जी, मुझे जल्दी घर पहुंचना है। मेरी माता जी भी मेरा इंतजार कर रही होंगी। वो मेरी तरफ अजीब सी निगाहों से देखते हुए बोली, छोड़ो यार, नाश्ता करके चले जाना। मेरा ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ाएगा। अपनी माता जी को यहाँ से टेलीफोन कर दो, बस और क्या चाहिए तुम्हें।